एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 46 तक लगाने के बाद आज क्वेश्चन स्टार्ट करना है 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आपके सामने। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपित करने वाली बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो तो उसका संयुग्मी किस पाद में स्थित होगा, यानी किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्थित है थर्ड क्वाड्रेंट में तो फिर उसका संयुग्मी किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा। अब देखिए, अगर सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने वाला बिंदु है इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि वो उस सम्मिश्र संख्या में ए भी माइनस में होगा और बी भी माइनस में होगा, क्योंकि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी होता है निगेटिव और वाई भी होता है निगेटिव। ये जो इसका संयुग्मी है, संयुग्मी लिखते समय क्या करते हैं, केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलते हैं, केवल काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलते हैं। तो अब क्या हो गया, अब हो गया माइनस ए, मतलब एक्स अक्ष पर तो मान माइनस ए ही रहेगा और वाई अक्ष पर मान कितना हो जाएगा, प्लस बी। तो वाई अक्ष पर जब आप प्लस बी देखेंगे तो एक्स अक्ष पर माइनस ए और वाई अक्ष पे प्लस बी, तो ये ए के वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर माइनस ए और वाई अक्ष पे माइनस बी नहीं बल्कि प्लस बी होगा। तो यहाँ पर वो बिंदु आ जाएगा, यानी कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में हो जाएगा। अगर सम्मिश्र संख्या है तीसरे चतुर्थांश में तो वह बिंदु हो जाएगा, उसका जो संयुग्मी है वो हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश पे टिक लग जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश पे टिक लग जाएगा। एक बार और आपको समझा दें, लग रहा है पूरी बढ़िया से नहीं समझ पाए। तो देखिए, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मान लीजिए x का मान -2 है और y का मान भी -2 है या -3 मान लीजिए, बराबर हो जरूरी नहीं, दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। तो -3 के आगे और -2 के नीचे यहाँ पर वो सम्मिश्र संख्या होगी। अब अगर इसका संयुग्मी आप देखेंगे तो x का मान नहीं बदलेगा, y का मान -3 की बजाय +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो अब -2 के ऊपर और +3 के आगे वह बिंदु यहाँ चला आएगा, संयुग्मी जो उसका है। यानी कि अगर वह बिंदु है थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में तो फिर उसका संयुग्मी होगा दूसरे चतुर्थांश में। ठीक, तो द्वितीय चतुर्थांश पे आपको लगा देना है टिक। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन और, पहले 49 वाला देख लीजिए। आर्ग्यूमेंट z, मतलब z का कोणांक और z पर बार लगा है, इसका मतलब उसका संयुग्मी। तो z का कोणांक और उसके संयुग्मी का कोणांक अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा ये पता लगाइए। तो इसी फिगर से आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये सम्मिश्र संख्या है तो ये उसका संयुग्मी होगा, या ये सम्मिश्र संख्या है तो ये उसका संयुग्मी होगा। दोनों बिल्कुल 90 अंश पे होते हैं, ये जो है और ये जो है, इनके बीच का कोण हमेशा 90 अंश बनता है। तो ये जो 49वां क्वेश्चन है कि अगर संयुग्मी का कोणांक और कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, तो आपको किस पर टिक लगा देना है, 90 अंश पे, यानी π/2 पे। बीच में बच गया क्वेश्चन नंबर 48। अब ये 48वां कैसे लगेगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। -1 + √3i/2, अरे यही तो ओमेगा होता है, -1 + √3i/2 यही होता है ओमेगा, और ओमेगा पर घात यहाँ पर कितना होगा, 3n, फिर प्लस -1 - √3i/2, ये क्या होगा, यही तो फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर का। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और इस पर भी पावर कितना है, 3n। देखिए, यहाँ ओमेगा पे पावर 3n और यहाँ ओमेगा पे पावर 6n। अगर ओमेगा पर घात 3 का गुणक है तो उसका मान 1 होगा, क्योंकि ओमेगा होता है इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और यहाँ पर भी ओमेगा पर जो घात है वो 3 से कटने वाला है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा।
और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो ये जो आंसर है वो 2 होगा। सी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है रूट में आई और रूट में माइनस आई, इनका अगर कर देते हैं गुणा तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए रूट में आई और रूट में माइनस आई, रूट में आई और फिर रूट में माइनस आई, इन दोनों का करना है गुणा। तो रूट में आई और ये रूट में -1 और फिर रूट में आई, इसको लिख सकते हैं। तो रूट आई और रूट आई का गुणा हो जाएगा आई, और रूट में -1 को भी क्या कहते हैं आई, रूट में -1 को ही तो आई कहते हैं, आयोटा इसी को तो कहते हैं रूट में -1 को। तो इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, रूट में -1 इंटू रूट में आई। रूट आई और रूट आई का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, और रूट में -1 को आई कहते हैं। आई और आई का गुणा होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, आई होता है -1। लेकिन देखिए यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल। जब चीज़ों का वर्गमूल निकाला जाता है, जब चीज़ों का वर्गमूल निकाला जाता है तो उसको प्लस में भी लिखा जाता है और माइनस में भी। वर्गमूल निकालने के बाद उसको प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी, प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी। तो जब हम -1 के साथ प्लस माइनस लगा देंगे तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कुल मिला के ये प्लस माइनस में ही आएगा। यानी कि इसका मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 48 है और ये क्वेश्चन नंबर 50 है। तो दोनों का सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। और क्वेश्चन नंबर अब 51 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 51, ये देखिए यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर है z और z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i। अब दोनों पर लगा है, पूरे पर मतलब लगा है मॉड्यूलस। तो पूछा जा रहा है कि और इक्वल टू 1 है, तो z किसको संतुष्ट करेगा, वृत्त को, x अक्ष को, y को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी अभी हम लोग इस तरह का एक क्वेश्चन लगाए भी हैं, उसमें इसमें आई दी मतलब z माइनस 5i है, उसमें शायद था z प्लस 3 z माइनस 3। तो चलिए उसी तरह से ये भी लग जाएगा। z की जगह आपको लिख देना है x प्लस आई वाई और है साथ में -5i, फिर ये होगा x प्लस आई वाई और साथ में +5i। और जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि अलग अलग भी मॉड्यूलस निकाला जा सकता है, इक्वल टू है 1। तो देखिए क्या करना है, पहले आपको वास्तविक देखिए केवल x है और बाकी दोनों में i है, तो इनमें से i कॉमन ले लेना है। तो यहाँ बचेगा y माइनस 5, जब i कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 5, और यहाँ पर x प्लस i कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 5 और यहाँ पर i, और दोनों का आपको निकालना है मॉड्यूलस, इक्वल टू है 1। तो मॉड्यूलस कैसे निकलता है, मॉड्यूलस निकलता है रूट में वास्तविक का वर्ग और प्लस काल्पनिक का वर्ग। तो काल्पनिक का वर्ग करते समय i को नहीं लेना है, रूट में ये मापांक और कोणांक निकालते समय i को नहीं लेते हैं, कई बार बता चुके हैं पहले के वीडियोज में। तो ये वास्तविक का वर्ग प्लस i को छोड़ के काल्पनिक का वर्ग, और ये बराबर है 1। तो इसको इधर भेजेंगे, दोनों तरफ रूट रहेगा, हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर ये बराबर होगा x स्क्वायर और y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से x स्क्वायर कट गए
दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कट गए, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाई स्क्वायर कट गया, 25 से 25 भी कट गया, ये माइनस 10y इधर आके जुड़ गया, तो 0 बराबर 10y, अरे नहीं 20y, अरे ये वाला 10 ये वाला 10 जो जुड़ गया 20y। अब 0 को 20 से भाग देंगे तो 0 आएगा। y बराबर 0, देखिए y बराबर 0 एक्स अक्ष को कहते हैं, y बराबर 0 किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को। y बराबर 0 का मतलब होता है एक्स अक्ष, तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है वही सही है, एक्स अक्ष। y बराबर 0 आ गया तो एक्स अक्ष, y अक्ष पर खूब घूमिए, खूब टहलिए, y अक्ष पर हर जगह x का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होगा, एक्स अक्ष पर खूब घूमिए, खूब टहलिए, आपको y का मान बदलता, x का मान बदलता हुआ दिखेगा एक्स अक्ष पर, लेकिन y का मान हमेशा होगा 0। तो यानी कि ये एक्स अक्ष को निरूपित कर रहा है। ये 51वां क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे मतलब कि क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखा जाए क्या है। देखिए z-1 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर, अगर नहीं ये मॉड्यूलस है, यहाँ पर गलती से ब्रैकेट बन गया है, ये मॉड्यूलस z-1 के मापांक का वर्ग प्लस z+1 के मापांक, यहाँ पर होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए सीधी, मापांक का वर्ग अगर 2 है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? इकाई त्रिज्या वाला वृत्त, सरल रेखा, मूल बिंदु की इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग नोट कर लिया जाए, और अगर सरल रेखा, वृत्त, ये सब बातें हैं तो फिर हमको z की जगह क्या रखना है? हमको z की जगह रखना है x प्लस आई वाई। तो z-1 का होल स्क्वायर प्लस, होल स्क्वायर नहीं भाई, z-1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस z+1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। देख लिया जाए, हाँ 2 के इक्वल है। अब देखिए हम क्या करेंगे, z की जगह रखेंगे x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर है -1, फिर यहाँ रख देंगे x प्लस आई वाई, और यहाँ है +1 इज इक्वल टू हो गया 2। तो अब यहाँ पर हो जाएगा रूट में, क्योंकि मापांक निकालना है, वास्तविक का वर्ग, तो वास्तविक मतलब जिसमें आई नहीं है, ये x और ये -1, और प्लस काल्पनिक का वर्ग लेकिन आई को छोड़ के, प्लस रूट में x+1 का स्क्वायर मतलब वास्तविक का वर्ग, और आई छोड़ के काल्पनिक का वर्ग, बराबर होगा 2। यहाँ पर इस मॉड्यूलस का वर्ग भी है, तो देखिए ये यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस का वर्ग करना है, और अब वर्गमूल हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पर वर्गमूल तो हट गए, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अच्छा, अब यहाँ पर x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, -2x और प्लस 2x कैंसिल हो गए, y स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, और ये देखिए 1 और 1 2 होगा, तो 2 में से 2 घटेगा 0। अब 2 से आप दे सकते हैं पूरे समीकरण को भाग, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अगर दो चीज़ों का वर्ग 0 है तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। अगर इनमें से कोई एक 0 नहीं है, जैसे कि 4 है,
तो दूसरे वाले को -4 होना पड़ेगा तभी तो 0 आएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि किसी चीज़ का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए अगर x² + y² 0 है तो x और y दोनों 0 होंगे। तो जो आपका विकल्प है ये वाला मूल बिंदु 0 0 यही सही हो जाएगा। इसी पर आपको लगा देना है टिक। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं। इसको वीडियो रोक के कर लीजिएगा नोट और हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा आपके सामने। 1 + 2i/1 - i किस पाद में स्थित है? ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी लगाए थे। अगर आपको पता लगाना है कि ये किस पाद में, मतलब चतुर्थांश में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में स्थित है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। 1 + 2i/1 - i को नोट करके नीचे से i को गायब करना है। तो दोनों के बीच का चिन्ह बदल के, हर को देखते हुए दोनों के बीच का चिन्ह बदल के कर देना है ऊपर नीचे गुणा। तो पहले 1 से दोनों में गुणा, तो 1 प्लस, हमको तो लग रहा है एकदम ये वही क्वेश्चन था क्या जो पिछले क्लास में हम लोग लगाए थे। और 2i से दोनों में गुणा तो 2i + 2i², और नीचे हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो a² - b²। अब ये हो जाएगा 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3i, और आपको i² की जगह लिखना है -1, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर जब -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा +1। तो अब ये आ जाएगा 1 में से 2 माइनस होगा -1 + 3i, और होल/2 है तो 2 को दोनों के नीचे बारी बारी से ले लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक, और x का मान ऋणात्मक हो और y का मान धनात्मक, x ऋणात्मक y धनात्मक, x ऋणात्मक y धनात्मक, तो ऐसा मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश सही आंसर है, इस पे लगा दीजिएगा टिक। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है Z1 और Z2 दो सम्मिश्र राशियां। अच्छा, इसको आपके सामने कर दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा नोट, सॉल्यूशन को कर लीजिएगा नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। Z1 और Z2 दो सम्मिश्र राशियां इस प्रकार हैं कि im का मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक, Z1 + Z2 के काल्पनिक, मतलब काल्पनिक Z1 + Z2 है 0, और Z1 × Z2 का जो काल्पनिक भाग है वो भी 0 है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कि अगर Z1 को आप सपोज करते हैं x1 + i y1, और Z2 को x2 + i y2, तो Z1 + Z2 क्या होगा? Z1 + Z2 होगा, वास्तविक वाला वास्तविक में जुड़ जाएगा x1 + x2, और काल्पनिक वाला काल्पनिक में जुड़ जाएगा y1 + y2, और इसमें से i हो जाएगा कॉमन। और Z1 × Z2 क्या होगा? Z1 × Z2 का मतलब होगा दोनों का गुणा। तो पहले x1 से दोनों में गुणा तो x1 x2, अब फिर x1 का इसमें गुणा तो i x1 y2, और फिर i y1 से दोनों में गुणा, पहले x1 से दोनों में गुणा फिर i y1 से, तो प्लस i y1 x2 और प्लस i², इसका गुणा होगा ना, तो i² y1 y2, i² की जगह -1 लिख देंगे, तो ये हो गया i² की जगह -1, इसमें से i कॉमन ले ले रहे हैं तो x1 y2 प्लस y1 x2, i कॉमन, और यहाँ पर हो जाएगा -y1 y2। अब देखिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आप Z1 Z2 को जोड़ेंगे तो उसका काल्पनिक भाग, मतलब y1 + y2 भी 0 है, और जब आप Z1 Z2 का गुणा कर देंगे तब जो काल्पनिक भाग है, मतलब जो i के साथ है, यानी x1 y2
प्लस y1x2, ये भी किसके बराबर है? 0 के बराबर। क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है कि जब z1 और z2 को जोड़ देंगे तब जो im है, मतलब इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि काल्पनिक भाग, वो 0 के बराबर है। और अगर z1 z2 का गुणा कर देंगे तब जो काल्पनिक भाग है जो कि i के साथ है वो भी 0 के बराबर है। अब देखिए, आप y2 की जगह माइनस y1 लिख सकते हैं, तो y2 की जगह अगर माइनस y1 लिखें, यहाँ पे y2 बराबर कितना होगा? माइनस y1, ये प्लस है y1x2 बराबर 0। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस x1y1, यहाँ पर x1 है, x1y1 बराबर माइनस y1x2। अब दोनों तरफ से माइनस और y1 कट गया, तो x1 बराबर हो गया x2। ठीक, अगर x1 बराबर x2 है, मतलब कि दोनों के वास्तविक भाग बराबर हैं, और y1 बराबर माइनस y2 है, यानी दोनों के काल्पनिक भाग में माइनस का फर्क है, यानी कि दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं। वास्तविक भाग इनके बराबर हैं और काल्पनिक भाग में माइनस का बस डिफरेंस है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। जो z1 होगा वो z2 पे देखिए बार लगा है, तो z1 z2 का संयुग्मी होगा, z1 होगा z2 का संयुग्मी। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। और अब इस चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे 55 है कि 6? 55, यही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें है क्या? पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपान के रूप में यहाँ पे, और ये बराबर है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r और थीटा कितना होगा? r और थीटा कितना होगा ये पता लगाना है। तो देखिए, r होगा इसका मापांक और थीटा होगा इसका कोणांक। तो आपको करना क्या है? 1 + 2i अपान 2 + i, 1 + 2i अपान 2 + i, इसको लेकर मापांक निकालना है और कोणांक। तो देखिए, सबसे पहले नीचे से i को गायब कर लिया जाए, तो 2 - i से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 1 का दोनों में गुणा, तो 2 - i, फिर प्लस 4i और माइनस 2i²। अब यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो a² - b²। i² का मान -1 रखेंगे, तो 2 + 3i, और ये -1 रखेंगे तो हो जाएगा +2। यहाँ i² की जगह -1 रखेंगे तो 4 + 1। अब ऊपर आपका हो गया 2 और 2 4 + 3i, और नीचे 5 आया है तो वो 5 दोनों के नीचे हो जाएगा। अब आप r निकाल लीजिए। r होता है मापांक, तो मापांक होता है रूट में वास्तविक का वर्ग 16/25 प्लस का i को छोड़ के काल्पनिक का वर्ग यानी 9/25, तो हो जाएगा 25/25, यानी कट के आ जाएगा 1। 1 का वर्गमूल होगा 1, तो मापांक हो गया 1। अब आपको निकालना है कोणांक, तो कोणांक का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो काल्पनिक भाग है 3/5 और वास्तविक भाग है 4/5, 4/5, 5 5 कट गया, तो थीटा बराबर हो गया, देखिए tan थीटा है ना, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4। तो थीटा का मान होगा tan इनवर्स 3/4 और r का मान होगा 1। तो tan इनवर्स 3/4 और r का मान 1, ये जो पहला वाला विकल्प है वही सही है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो उसके फार्मूले बताएंगे अगले क्लास में, और फिर हम लोग उसके क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक तब तक रिवीजन कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में।